नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बीते दो ट्रेडिंग सेशंस में बाजार के लिए बहुत कुछ हुआ है, मूवमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में एक स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। एक स्टॉक के शेयर होल्डर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है और उस स्टॉक का नाम है पेटीएम। बीते दो ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आधा हो गया है, 20% के लोअर सर्किट लग रहे हैं और आई थिंक सारे के सारे शेयर होल्डर्स को पता चल चुका है कि उनका शेयर क्यों टूट रहा है, ऐसा क्या हुआ है। लेकिन फिर भी वो वीडियोस देख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि अब हम इस स्टॉक में क्या करें, इस स्टॉक की आगे की जर्नी कैसी रह सकती है। क्या ये एक टेम्पररी फॉल है या ये एक फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट करने वाला फॉल है। ये सारे सवाल अभी भी हैं। हमें चीज सामने से दिख रही है लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं और एक बहुत ही बड़ी सीख है, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं। पेटीएम का शेयर अगर मैं ओपन करूं, वैसे तो इस स्टॉक ने जब से लिस्ट हुआ है तब से पैसा नहीं बनाया। ये एक ऐसा आईपीओ था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था गलती से भी पैसा नहीं लगाना। ये लगभग 2150 रुपए का इशू प्राइस था और 18,000 करोड़ रुपए का इशू प्राइस था जहां तक मुझे याद है। और जब से लिस्ट हुआ है तब से टूटता ही जा रहा है। ये मतलब ऐसी पहली कंपनी थी जिस दिन लिस्ट हुई उसी दिन इस पे जेफरीज की रिपोर्ट आ गई थी और ऑलमोस्ट 1200 रुपए के लक्ष्य दिए थे उन्होंने। बट वो सारा इतिहास नहीं दर्शाऊंगा। सबसे पहले स्टॉक अगर मैं 2 दिन पीछे जाऊं तो वहां से अभी तक लगभग 2 दिन में ही इस स्टॉक ने आपको 36-37% के गिरावट दिखा दी है, 20% का लोअर सर्किट। इनफैक्ट बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में ना लोग बेच नहीं पा रहे हैं, सर्किट लग रहा है। क्यों लग रहा है वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, बट मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। 2022 में आरबीआई ने इन पे कहा था कि आप जो ये अकाउंट ओपन कर रहे हो ना पेटीएम बैंक में, ये रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे हैं, प्लीज इसे सुधार लो। और उन्होंने कहा ठीक है भाई। फिर वहां पे इन्हें वार्निंग वगैरह मिली, दिक्कत भी आई थी, लेकिन अभी दोबारा 2 साल बाद आरबीआई ने वही चीज नोटिस करी और आरबीआई ने कहा कि अब आप नए क्लाइंट्स हैं उन्हें ऐड ऑन नहीं कर पाओगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। तो इनके लिए बड़ी मार पड़ी। यानी कि एक बैंक के लिए सबसे बड़ा धंधा क्या है, उसका जो इन्वेस्टर है, उसकी इन्वेस्टर तो एक गलत वर्ड है, उनका जो डिपॉजिटर है। आप किसी भी बैंक में जब अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें सेविंग के रूप में पैसा रखते हो। बैंक क्या करती है, उसी पैसे को लोन पे चढ़ा देती है, जिससे वो कमाई करती है, आपको इंटरेस्ट देती है छोटा और लोन पे से बढ़ लेती है बड़ा। यही तो बैंक का धंधा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उस पर कोई भी नया ऑनबोर्ड नहीं हो सकता है 29 फरवरी के बाद से। बहुत सारे लोगों का सवाल है, भाई मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रखा हुआ है, मैं क्या करूं। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी पेटीएम बैंक में पैसा रखे हुए हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। वो अपना पैसा जब दिल करे तब निकाल सकते हैं, चाहे 29 फरवरी से पहले हो या बाद में हो। हालांकि बहुत सारों ने इस डर से पहले ही निकाल लिया है, बट मैं आपको बता दूं निकालने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पेटीएम के लिए दिक्कत है, उनके डिपॉजिटर्स के लिए या आपके और हमारे जैसे लोग अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है उनके लिए दिक्कत नहीं है। केवल इतना ही नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा जो ये फास्टैग वगैरह पे रिचार्ज कर लेते हैं एडिशनल, वो सब भी बंद हो जाएगा। अब पेटीएम के 2 बड़े कारोबार होते हैं। पेटीएम के एक तो बाकी की सर्विसेज हैं बहुत सारी जो इंपैक्ट पड़ेंगी, और वो इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने पेटीएम बैंक में अकाउंट ओपन करा, अब मैं पेटीएम बैंक में ट्रांजैक्शन करता हूं तो मैं डायरेक्ट पेटीएम बैंक से ही कर लेता हूं, पेटीएम से ही कर लेता हूं, सॉरी। मेरे को वहां पे और सारी सर्विस मिली है जिससे उनका काम चल रहा था। और दूसरा काम उनका क्या था कि भाई पेटीएम बैंक में मैंने अकाउंट ओपन करा, पैसा डिपॉजिट करा, वो उसे लैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 धंधे चल रहे थे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, दोनों गए, ठीक। अब ये लैंडिंग का बिजनेस इनका कैसे चलेगा, और बैंकों से पैसा लेंगे ये एक ब्याज पे और उससे भी ज्यादा ब्याज पे पैसा देंगे, इस तरीके से चलेगा इनका लैंडिंग बिजनेस। इसके चलते कंपनी कह रही है कि हमें सालाना एबिटा पे 300 से 500 करोड़ का घाटा हो सकता है। जो चल रहा है उसमें गिरावट आएगी 300 से 500 करोड़ की, जो अपने आप में फाइनेंशियल इंपैक्ट भी होता है। बाकी आगे चलकर नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मलसी लाएगी कंपनी इवेंचुअली। ये कंपनी के वर्ड्स थे आज की जब ओपनिंग हुई उससे पहले, लेकिन मार्केट ने इसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा, पूरा का पूरा डिसअपॉइंट कर दिया। अब हमें इस सब चीजों से सीख क्या मिलती है, उससे पहले ये समझते हैं कि भाई क्या करें आगे क्या करें। इसका जवाब यही है, आप बेच पा नहीं रहे हो और फ्रेश एंट्री के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। आरबीआई की तरफ से ही कुछ राहत मिलती है तो ये स्टॉक बाउंस बैक मारेगा, अदरवाइज
डामाडोल है, तो मैं तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। उछल सकता है, डेफिनेटली उछल सकता है, बीच में 10% के करीब का उछाल आ जाए, उसमें आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। पर मार्केट में जब आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं तो फिर क्यों रिस्क लेनी है, मैं तो यही कहूंगा। अब सीख ये मिलती है कि हम इसमें बर्बाद कौन हुआ पता है? बर्बाद हुआ आम निवेशक, जिसने निवेश कर रखा था पेटीएम में डायरेक्टली। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो, अपनी पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10% से ज्यादा किसी एक स्टॉक को मत दो, वेटेज ही मत दो। लेकिन लोग नहीं समझते हैं सारी चीजें, वो सब ऐसे समय के लिए ही होता है जहां आपका पैसा तुरंत घट जाता है। ये स्टॉक मार्केट है या कंपनी में अंदर क्या चल रहा है, कब किसके लिए क्या रेगुलेशन आ जाएंगे आपको हमें पता ही नहीं। हम तो टेक्निकल देखेंगे, खबर देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, लेकिन पीछे जो अंदर चल रहा है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और जब हमें पता चलता है तब तक तो खेल खत्म। अब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखूं मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके, तो डीआईआई के पास 6% है, प्रमोटर्स के पास 63% और पब्लिक पे है 30%। पब्लिक में बड़े नाम जो थे आंटफिन वगैरह वो तो बेच बाच के भाग गए। विजय शेखर शर्मा जी जिन्होंने खुद खरीदा है जो है वो भी डूब रहे हैं। एक्सिस ट्रस्टी वगैरह यानी कि म्यूचुअल फंड्स के पास भी दबा के शेयर्स हैं इसके। डीआई 6% तो डायरेक्ट दिख रहा है और स्टेक बढ़ाया ये उन्होंने। निपॉन म्यूचुअल फंड पे भी 1% के करीब है और मेरे म्यूचुअल फंड पे भी 2.5% है। लेकिन क्या जो इन म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उनकी पोर्टफोलियो पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पैसे को इधर उधर हर जगह बांट के रखते हैं। उन्होंने कोई एक शेयर नहीं खरीदा हुआ। ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है। इसीलिए डायरेक्ट इक्विटी हमेशा रिस्की रहती है और वहां ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है जहां पे आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो। जल्दी पैसा बनाने की चाहत में एक ही जगह लगा दिया। वहां ऐसे केसेस होते हैं जहां पे लोग बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो शेयर बाजार को हमेशा हमेशा के लिए गालियां देते हैं। लेकिन आप अपनी पोर्टफोलियो को वेल मैनेज करके जा रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है। एक आध डूब जाएगी कोई बात नहीं, एक आध मल्टीबैगर बनेगी, लेकिन आप अगर ऐसी गलतियां कर रहे हो तो दिक्कत है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं जहां पे आपकी पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर देता है। एक शेयर में पैसा नहीं लगता, बहुत सी कंपनीज में पैसा लगता है। इसीलिए मैं आपके साथ एसआईपी के लिए हमेशा कहता हूं। और अगर आपने अभी तक अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेड फंड का, जिसके माध्यम से आप डेली की 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो जाइए और एसआईपी स्टार्ट कीजिए और पेटीएम से सीख लीजिए कि भाई मेरे को एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है, मेरे को अपने पैसे को डाइवर्सिफाई रखना है। दैट्स इट। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।